करने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 4। मॉड्यूल नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन नेटवर्क। अब क्वेश्चन आता है कि व्हीटस्टोन नेटवर्क हमने क्यों बनाया एंड व्हीटस्टोन नेटवर्क का बेसिक पर्पस क्या है। तो बेसिक पर्पस है मैं आपको बताऊंगा, पर उसके पहले आपको मैं छोटी सी एक स्टोरी बता दूं। स्टोरी तो नहीं है, इनफैक्ट मैं आपको इसके हिस्ट्री के बारे में बताता हूं कि आज की डेट में अगर मुझे किसी भी वायर का, गिवन वायर का अगर मुझे रेजिस्टेंस पता करना है तो मेरे पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम है मल्टीमीटर। बाय यूजिंग मल्टीमीटर हम इस वायर का रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, बराबर। और अगर आपको देखना है कि वो दिखता कैसा है डिवाइस, तो ये कुछ ऐसा दिखता है मल्टीमीटर। आपने देखा होगा शायद, आपने फिजिक्स में आपने इसे डेफिनेटली कभी ना कभी लैब में यूज़ किया होगा मल्टीमीटर। इनफैक्ट हमारी एक्टिविटी भी है कि यूज़ ऑफ मल्टीमीटर। तो इस मल्टीमीटर का यूज़ करके हम लोग वायर का रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। पर अगर मैं आपसे बात करूं कि आज से 200 साल पहले या 150 साल पहले हम किसी भी गिवन वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकालें, तो शायद उस टाइम पे ये मल्टीमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उस टाइम पे लोगों ने कुछ सिस्टम बनाए, कुछ मेथड बनाए, कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए जिसका यूज़ करके हमने रेजिस्टेंस पता किया। उसमें से एक डिवाइस था, एक सिस्टम था, एक वी कैन से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसका नाम था व्हीटस्टोन नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क था जिसका यूज़ करके हम लोग ने पहली बार अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, मतलब एक गिवन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे कि हमें किसी भी अननोन मटेरियल का रेजिस्टेंस निकालने वाला एक ऐसा मेथड मिल गया। तो बेसिकली इस पूरे वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन नेटवर्क कैसे काम करता है। तो इसमें 4 चीज़ें हमको पढ़नी है। नंबर 1, प्रिंसिपल क्या है व्हीटस्टोन नेटवर्क का। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, मतलब बनता कैसा है। वर्किंग क्या है, कैसे काम करता है ये। और चौथा, इसका बैलेंस कंडीशन, मतलब इसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। बिकॉज कोई भी चीज़ें जब आप कैलकुलेट करते हो तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगता है। तो इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आने वाला, बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको डायग्राम के साथ में प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और डेरिवेशन पार्ट लिखना होता है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल से। तो व्हाट इज अ प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क? Principle is, in a closed circuit there is no current flows between any two equipotential points। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये प्रिंसिपल, कि कोई भी करंट फ्लो नहीं होता जब पोटेंशियल इक्वल हो। मतलब दो पॉइंट पे अगर इक्वल पोटेंशियल है, जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट है और यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, तो करंट इसमें कहीं भी फ्लो नहीं हो पाएगा। बिकॉज करंट फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब प्लस टर्मिनल टू माइनस टर्मिनल, ये आपका करंट ऐसे फ्लो होता है। पर अगर पोटेंशियल दोनों इक्वल है दोनों पॉइंट का, तो उस टाइम पे करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। होपफुली आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा कि दो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स पे कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। करंट फ्लो होना है तो इससे 5 होना होगा, इससे 2 हो सकता है, इससे माइनस हो सकता है, पर 5 से कम होगा, माइनस में भी होगा तो भी करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। बट अगर इक्वल पोटेंशियल है तो करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स दिए हैं, आप इससे भी पढ़ सकते हैं। इक्वी पोटेंशियल का मतलब होता है एवरी पॉइंट हैज़ इक्वल पोटेंशियल, दैट इज वहाँ पे दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा दोनों पॉइंट्स का। आगे देखिए, इन अ क्लोज्ड, ये भी आप समझ जाइए। इन अ क्लोज्ड, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखा गया है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इन अ क्लोज सर्किट नो करंट फ्लोज बिटवीन टू पॉइंट्स, कहाँ पे वेयर बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल पॉइंट नो करंट फ्लोज इन अ क्लोज सर्किट। तो ये उल्टा तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, पर आपको एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस एग्जाम में प्रिंसिपल में ये 2 लाइन लिख दीजिए, इट इज मोर देन इनफ। आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। अभी इसमें कंस्ट्रक्शन कैसा है, चलो उसे देख लेते हैं फटाफट।
ये रहा कंस्ट्रक्शन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इसे लिखते भी जाइए, क्योंकि आपका समझने के साथ साथ आपका नोट्स भी कंप्लीट होता जाएगा। और अगर आपका नोट्स कंप्लीट हो गया और आपको समझ में आ गया तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। तो देखिए, ये है आपका व्हीटस्टोन नेटवर्क का डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं 4 रेजिस्टर्स हैं, राइट। 4, ये 1 रेजिस्टर, ये 2 रेजिस्टर, ये 3 और ये 4। ये ए और सी पे मैंने लगा के रखा है एक बैटरी, और इस बैटरी के पॉजिटिव से स्टार्ट होगा करंट फ्लो होना, और ये करंट इस तरह से फ्लो होगा। तो R1 में करंट I1 जाएगा, R2 में करंट I2 जाएगा, R3 में करंट I3 जाएगा एंड R4 में करंट I4 जाएगा। मतलब जो नंबर है वही नंबर सेम होने वाला है, पर रजिस्टर है तो उसमें करंट I1 होगा, 1 है तो 1 में जाएगा, 2 है तो 2 में जाएगा, राइट। बस इसी जो चारों चीज़ें हैं इनको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए इसको फटाफट समझ लेते हैं इसको क्या है कंस्ट्रक्शन में, बस इसी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नंबर 1, ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट क्या है। व्हीटस्टोन नेटवर्क कंटेन्स 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 एंड R4। तो पहला पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है, एंड दिस रेजिस्टेंस फॉर्म द क्वाड्रिलेटरल। आप देख सकते हो ABCD, ये क्वाड्रिलेटर बना रहा है, ठीक है। ये आपके 2 पॉइंट तो एकदम सिंपल है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, सो दिस नेटवर्क इज यूज टू डिटरमाइन, इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं, मैंने आपको पहले बताया। व्हीटस्टोन नेटवर्क या व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज हम करते हैं टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। तो 3 पॉइंट एकदम समझ में आ गया आपको कि इसका यूज हम करते हैं टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। आगे देखिए, ये सेल कहाँ पे कनेक्टेड है, ये जो सेल है ये कनेक्टेड है बिटवीन ए पॉइंट एंड सी पॉइंट, बस इसको यहाँ पे लिख दीजिए, सेल इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी। आगे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मतलब होता है एक करंट सेंसिटिव डिवाइस, जिसमें हल्के से हल्के करंट को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो करंट किसके, ये जो गैल्वेनोमीटर है किसके बीच में कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड डी। तो यहाँ पे वही लिखा है, गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड डी, ठीक है। उसके बाद देखिए हम करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो करंट I1, करंट I2, करंट I3, करंट I4 इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंसेस। I1 कहाँ से फ्लो हो रहा है, R1 रेजिस्टेंस है। I2 कहाँ से फ्लो हो रहा है, फ्रॉम R2 रेजिस्टेंस है। सिमिलरली I3 R3 से होगा एंड I4 R4 से होगा। और एक और करंट है, दैट इज IG करंट, मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट। वो कहाँ से फ्लो होगा, ऑफ कोर्स गैल्वेनोमीटर से फ्लो होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है करंट IG फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दो कैपिटल G। कैपिटल G का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। पहले आपको ये लिखना है कि व्हीटस्टोन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द व्हीटस्टोन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4 एंड दे फॉर्म द क्वाड्रिलेटरल ABCD। इतना क्लियर। सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे, दिस नेटवर्क इज यूज टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। सेकंड पॉइंट इज क्लियर, मतलब थर्ड पॉइंट यहाँ पे हो गया। फोर्थ देखिए, अ सेल इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट A एंड C। उसके बाद आप लिखो गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन B एंड D। फिर ये होने के बाद डायरेक्टली आ जाओ आप करंट पे। करंट I1, I2, I3, I4 दे आर फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 एंड R4 एंड लास्ट में लिखोगे IG विच इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस कैपिटल G। होपफुली आपको ये कंस्ट्रक्शन इतना सही है, कंस्ट्रक्शन समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अगले इसमें क्या करने वाले हैं हम। देखिए, अब डेरिवेशन है। ये जो डेरिवेशन है, अब ये डेरिवेशन कैसे करना है जरा इसको हम समझ लेते हैं, बिकॉज दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट टू। तो देखिए, इसके लिए मुझे ये डायग्राम लगेगा यहाँ पे। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो डेरिवेशन करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे पहले एडजस्ट करेंगे रेजिस्टेंसेस को। देखो, एडजस्ट द रेजिस्टेंसेस या वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 एंड R4। मतलब ये R1, R2, R3 एंड R4 को ऐसे आपको एडजस्ट करना है सच दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0। आपको इसको ऐसे एडजस्ट करना है, मतलब वैल्यूज इसको ऐसे चेंज करनी है ताकि ये जो IG से जो करंट फ्लो हो रहा है वो IG का करंट आपका 0 हो जाए। इतना समझ में आया आपको? मतलब आपको एडजस्ट करना है R1, R2, R3, R4 को इस तरीके से ताकि जो आपका करंट है IG वो 0 हो जाए, मतलब आपके गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना दिखे।
राइट। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट देखिए, जब भी ये करंट आपका ज़ीरो हो जाएगा, जब ये करंट ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ज़रा समझिए कि इसका मतलब होगा इस पोटेंशियल मतलब इस पॉइंट और ये पॉइंट पे आपका जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो गया। और ये हमारा प्रिंसिपल था कि बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल पॉइंट नो करंट फ्लोज। अच्छा, ये दोनों अगर पोटेंशियल, ये दोनों पॉइंट्स पे अगर इक्वल पोटेंशियल है, मतलब करंट ज़ीरो है, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, तो अब आ जाइए आप किस लॉजिक पे। याद कीजिए हमने पढ़ा था जंक्शन लॉ। ये दोनों जंक्शन भी है क्योंकि इसमें 3 कंडक्टर्स कनेक्टेड हैं, राइट। अगर आपको जंक्शन नहीं पता तो मेरे इसके पहले वाले आप वीडियो को देख लीजिए, आपको जंक्शन समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जितना करंट आ रहा है I1 उतना करंट जा रहा है I2, जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू I2, क्योंकि जितना करंट आया उतना करंट चला गया, तो यहाँ पे कुछ करंट बचा ही नहीं। तो यहाँ पे करंट कितना हो गया, फिलहाल जीरो समझ लो। यहाँ पे देखिए सिमिलरली I3 में जितना करंट आ रहा है I4 में उतना करंट चला जा रहा है। सो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे भी जो I3 है वो I4 के बराबर है, इसके लिए इस पॉइंट पे D पॉइंट पे भी कोई भी करंट नहीं होगा। अगर यहाँ पे भी I इज इक्वल टू जीरो है, मतलब करंट जीरो हो गया, जितना है उतना चला गया, तो ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, जीरो जीरो। तो क्या करंट फ्लो होगा इसके बीच में, बिल्कुल नहीं। और इसी कंडीशन को बोला जाता है बैलेंस कंडीशन। मतलब जब करंट गैल्वेनोमीटर से पास नहीं होगा तो इस नेटवर्क को बोला जाता है बैलेंस कंडीशन। और बैलेंस कंडीशन में याद रखना I1 I2 के बराबर होता है एंड I3 I4 के बराबर होता है। मतलब मैं आपको फिर से एक बार हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखिए सबसे पहले आप बोलोगे आपको रेजिस्टेंस को एडजस्ट करना है इन सच अ वे दैट जो IG है वो जीरो हो जाए। IG जीरो होने का ही मतलब है कि ये B और D का जो पोटेंशियल है वो इक्वल है। और ऐसा क्यों है, इसका रीजन ये है कि जितना करंट आया उतना करंट चला गया, बिकॉज ये जंक्शन है, ये जंक्शन है और जंक्शन में कोई करंट नहीं होता, जीरो होता है। तो ये दोनों पॉइंट पे कितना करंट है, जीरो है। और इसी कंडीशन को बोला जाता है बैलेंस कंडीशन। और बैलेंस कंडीशन में आप हमेशा याद रखना जो I1 होता है वो I2 के बराबर है और जो I3 है वो I4 के बराबर है। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये नीचे की तरफ मैंने इसे लिख दिया है कि इन बैलेंस कंडीशन जो IG है वो ज़ीरो होगा और I1 I2 के बराबर होगा और I3 I4 के बराबर होगा। इसको आप दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये आपको अभी यूज़ करना है इसे कुछ टाइम में। अब मैं यूज़ करूँगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो कि हम लोग ने इसकी पहले वाले मॉड्यूल में किया था, मॉड्यूल नंबर 3 में। वो मैं कहाँ पे करूँगा, चलो उसे देख लेते हैं, उसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल है और आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए मुझे सबसे पहले कहाँ पे अप्लाई करना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दो लूप में। ये जो पहला लूप है जो कि जिसका मैं नाम दे देता हूँ BA/DB, ये पहला लूप है। इसमें मुझे अप्लाई करना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर आपको याद होगा अच्छे से तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप वीडियो को देख लो। तो मैं इसको हल्के से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर ट्रेसिंग का डायरेक्शन, मतलब मैं किस तरफ जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं B से A की तरफ, A से D की तरफ, D से B की तरफ, ये मेरा ट्रेसिंग का डायरेक्शन है। अगर ट्रेसिंग का डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन ये सेम होता है तो जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस लेता हूं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ये हमेशा मैं लेता हूं नेगेटिव। अगर दोनों सेम है तो नेगेटिव होगा। अगर ट्रेसिंग एंड करंट का डायरेक्शन डिफरेंट है तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस मतलब I और R को मैं लेता हूं पॉजिटिव। ठीक है, बस ये चीज को आप याद रखना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं पहले ये जो मैंने इसे बनाया इसे मैं फटाफट रफ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक काम करता हूं, मैं ये जो भी मैंने लिखा था इसे मैं एज इट इज रखता हूं। क्यों, क्योंकि शायद आपको इसका काम लगेगा। अगर चीज़ें आपको समझ में ना आए तो आप लेफ्ट साइड में देख के इसे समझ सकते हैं। ठीक है,
चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं किस तरफ जा रहा हूँ, बी से ए, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। आप देख सकते हो मैं इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ, करंट ऊपर जा रहा है। तो इसका हम कौन सा अप्लाई करेंगे, इसमें अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दे आर डिफरेंट, ये सेकंड वाला यूज करेंगे। और सेकंड वाले में आपका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेना होगा। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस कितना है R1, करंट कितना फ्लो हो रहा है I1, तो इसको हम लोग को लेना है पॉजिटिव, या कोई भी सिंबल नहीं लोगे मतलब ये पॉजिटिव ही है। आगे बढ़ते हैं, जब मैं जाऊंगा ए से डी की तरफ, ए से डी की तरफ मेरा करंट का डायरेक्शन और मेरे ट्रेसिंग का डायरेक्शन दोनों सेम है। तो ये दोनों अगर सेम होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका नेगेटिव। तो अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मिलेगा, करंट कितना, रेजिस्टेंस कितना है, करंट फ्लो हो रहा है I3 और रेजिस्टेंस है आपका R3, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आपको आ जाएगा I3 एंड R3। मैं उल्टा भी लिख सकता था R3 R3, तो बस आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जब जाऊंगा डी से बी की तरफ, तो देखिए मेरा जो करंट है वो नीचे की तरफ है और मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, मतलब ये है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब प्लस साइन आप पहले डाल दीजिए। करंट कितना है आपका IG और रेजिस्टेंस कितना आपका कैपिटल G, और ये है इज इक्वल टू 0, ये आपका वोल्टेज लॉ कहलाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, सिंस IG आपका 0 होता है, IG आपका 0 होता है, इसीलिए आपका ये जो टर्म है ये राइट, वो क्या हो जाएगा, I1 R1 माइनस I3 R3। अब ये जो IG अगर मैं 0 पुट कर दूं तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, राइट। अब आपका टर्म क्या बन जाएगा, I1 R1 माइनस I3 R3 विच इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, I1 R1 इज इक्वल टू I3 R3, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा मैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो अगर समझ में आ गया होगा इसे लिख लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ। नीचे देखो मैंने इसे लिखा हुआ है, आप इस यहाँ से भी लिख सकते हैं या नीचे से भी लिख सकते हैं, ओके। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, मैं इरेजर से इसे रफ करता हूँ बिकॉज मुझे ये वाला टर्म लगेगा जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसे आप लिख लेना पॉज करके वीडियो। और अब हम लोग जाते हैं, देखिए मैंने इसे यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे ऑलरेडी, देखिए ये मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप। अच्छा मैंने ए बी डी ए लिया तो भी चलेगा, तो भी आंसर वही आने वाला है, I1 R1 इज इक्वल्स टू I3 R3, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यूज करने वाला हूँ दूसरा लूप, दूसरा लूप यूज करूंगा, दैट इज बी सी डी बी। अब वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लेना इसे, उसके बाद वीडियो देखना कि आपका आंसर क्या इस आंसर से मैच हो रहा है। तो देखिए मैं इसका आंसर निकालता हूं आपकी तरफ। बी से अगर मैं सी की तरफ जाता हूं तो मेरा करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो मैं लिखूंगा माइनस, करंट कितना है I2 और रेजिस्टेंस कितना है R2। उसके बाद जब मैं जाऊंगा सी से डी की तरफ तो मुझे करंट और ट्रेसिंग दोनों अपोजिट में मिलेगा, तो मैं लिखूंगा प्लस, करंट कितना है I4 और रेजिस्टेंस कितना है R4। उसके बाद जब मैं जाऊंगा डी से बी की तरफ तो आपको पता है दोनों अपोजिट में है, तो आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा IG इंटू जी इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं IG 0 होता है, सिंस IG इज इक्वल टू 0, तो बैलेंसिंग कंडीशन में तो आपको आ जाएगा माइनस I2 R2 इज इक्वल टू सॉरी प्लस I4 R4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड राइट साइड इसको शिफ्ट करूँ तो मुझे मिल जाएगा I2 R2 इज इक्वल टू I4 R4, इक्वेशन नंबर 2 में इसे लिख लेता हूं। हो गया आपको, आई थिंक इक्वेशन 1 एंड 2 आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसे रफ कर देता हूं, इसे मैं रिमूव कर देता हूं बिकॉज अब इसकी ज़रूरत नहीं है डायग्राम की। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं। इक्वेशन कौन सा है, देखिए इक्वेशन है आपके पास I1 R1 इज इक्वल टू I3 R3, और दूसरा इक्वेशन है आपके पास ये वाला, देखिए आपका इक्वेशन है दूसरा I2 R2 इज इक्वल टू I4 R4, राइट। अब मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं। जब मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा I1 R1 डिवाइडेड बाय I2 R2, बिकॉज इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड करना आपको। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ दिखा देता हूं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए
ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दिया गया है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहां से आपको दिखेगा कुछ टर्म कैंसिल नहीं हो रही है, पर आपको एक और लॉजिक याद रखना है। बैलेंस कंडीशन में I1 I2 के बराबर होता है और I3 I4 के बराबर होता है, मतलब ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं, राइट। तो आपको बचा क्या? आपको बचा R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाय R4, और इसी को बोला जाता है बैलेंसिंग कंडीशन या व्हीटस्टोन नेटवर्क का डेरिवेशन, राइट। अगर आपको किसी भी एक रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, या वेदर R3 का निकालना है या R4 का निकालना है, बिकॉज वो अननोन है, तो बाय यूजिंग 3 रेजिस्टेंसेस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। फोर्थ का हम निकाल सकते हैं आंसर। तो ये फॉर्मूला आप एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, बिकॉज ये फॉर्मूला एग्जाम में बार बार आता है, क्वेश्चन भी आता है और इसका न्यूमेरिकल भी आते हैं इस पे बेस्ड। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, दिस इज अ बैलेंस कंडीशन फॉर द व्हीटस्टोन नेटवर्क एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला द अननोन रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड। एक और चीज आपको याद रखना है, इफ द पोजिशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन द बैलेंसिंग कंडीशन इज ऑब्टेन्ड। द सेम बैलेंसिंग कंडीशन, मतलब कोई डिफरेंट नहीं आएगा, मतलब यही आंसर आएगा फिर से। एंड फॉर दिस रीजन द ब्रांच AC एंड BD इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट आर्म। इसका मतलब मैं समझा दूं आपको क्या होता है। देखिए, अगर आपको डायग्राम याद होगा तो डायग्राम में देखिए जरा ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं दो लूप की या दो साइड की बात कर रहा हूं। देखिए A और C के बीच में क्या कनेक्टेड है? बैटरी कनेक्टेड है, और B और D के बीच में क्या कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। अगर मैं इसे इंटरचेंज कर दूं, मतलब यहाँ पे मैं बैटरी लगा दूं और यहाँ पे मैं गैल्वेनोमीटर लगा दूं, तो क्या मुझे बैलेंसिंग कंडीशन मिलेगा? आंसर इज यस, मुझे बैलेंसिंग कंडीशन मिलेगा। और इसीलिए इस दोनों आर्म को, मतलब किस आर्म को? AC एंड BD आर्म को बोला जाता है कॉन्जुगेट आर्म। देखिए यहाँ पे, ठीक है। होपफुली आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले मॉड्यूल में, जिसमें हम पढ़ेंगे एग्जाम में आने वाले और क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़रूरी हैं आपके बोर्ड के लिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।